जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज वेटरनरी रिप्रोडक्शन का हमारा थर्ड लेक्चर है। ईस्ट्रस साइकिल के ऊपर ये है, क्योंकि आप लोगों को पता है कुछ चीज़ें जो हैं वो बहुत ही जो हैं वो आप कह लें बेसिक्स हैं, उसके अंदर से एग्जामिनर ने कुछ ना कुछ पॉइंट उठाने ही उठाने हैं। तो उनमें से ये एक तसलसल ईस्ट्रस साइकिल का है, जिसके बगैर रिप्रोडक्शन कंप्लीट नहीं होती। तो ईस्ट्रस साइकिल पहले देख लेते हैं कि होता क्या है। ईस्ट्रस साइकिल जी, ये एक आप लगा लें कि हार्मोनल साइकिल है, जिसकी बुनियाद पे फीमेल रिसेप्टिव होती है मेटिंग के लिए, ताकि आगे उसकी रिप्रोडक्शन चले एनिमल्स के अंदर। एनिमल्स में ईस्टर साइकिल एक वो साइकिल है जिसके थ्रू जब वो स्टार्ट होता है, उसके अंदर ओवुलेशन होती है, एग प्रोड्यूस होता है, और उस साइकिल के थ्रू जो आगे नस्ल है वो बढ़ती है, बच्चा जो है वो बनना शुरू होता है। ठीक है, ये वो साइकिल है। तो ये देखिएगा, ईस्टर साइकिल जो काऊ का है वो आमतौर पे ज्यादा हम कैटल को लेके ही ईस्टर साइकिल को डिस्कस करते हैं। 21 दिन का होता है, लेकिन ये ऊपर नीचे भी हो सकता है, 17 से 24 दिन के दरमियान भी हो सकता है। 21 डे जो है वो एवरेज माना जाता है, लेकिन 17 to 24 डेज भी इसका ड्यूरेशन हो सकता है। अच्छा, जो ईस्टर साइकिल होता है ना, उसको हम दो तरह से स्टडी कर सकते हैं। ईस्टर साइकिल को हम दो तरह से स्टडी करते हैं, एक फेजेस वाइज भी स्टडी कर सकते हैं और स्टेजेस वाइज भी स्टडी कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर फेजेस वाइज हम इसको स्टडी करें ना, तो दो फेजें होती हैं इसमें। एक होती है जी ल्यूटियल फेज, और दूसरी होती है फोलिकुलर फेज। ये फेज है, ठीक है। और आप लोग जैसे वो पढ़ते होते हैं प्रो ईस्ट्रस, ईस्ट्रस, मेट ईस्ट्रस और डाई ईस्ट्रस, वो स्टेजेस हैं। ठीक हो गया। फोलिकुलर फेज में दो स्टेजें आती हैं, प्रो ईस्ट्रस और ईस्ट्रस। ठीक है, फोलिकुलर में, क्योंकि इसमें फोलिकल बन रहे होते हैं। यूटीएल में अगली दो आ जाती हैं, जो है मेटिस्ट्रस और डाइस्ट्रस। मतलब कि दो फेजेस होती हैं, ल्यूटियल फेज और फोलिकुलर फेज, और आगे उसके अंदर दो दो स्टेजेस होती हैं। ये इसको हम आगे भी देखते हैं, ये जस्ट इंट्रोडक्शन के तौर पे था। अच्छा, ईस्ट्रस साइकिल में दो चीजें, एक चीज को मद्देनजर आपने रखना होता है कि जब भी वर्ड ईस्ट्रस यूज होगा तो आम तौर पे हम मतलब दो मतलब लेते हैं उसके, या ईस्ट्रस साइकिल लेते हैं या ईस्ट्रस की स्टेज भी लेते हैं बाज बार। ईस्ट्रस साइकिल की चार स्टेजेस हैं, प्रो ईस्ट्रस, ईस्ट्रस, मेट ईस्ट्रस और डाई ईस्ट्रस। ठीक है, ये चार स्टेज हैं। अब इनमें से जो दूसरी स्टेज है उसका नाम है ईस्ट्रस। ठीक है, तो जिसको हम आमतौर पे हीट कहते हैं, ईस्ट्रस या हीट, जो है ना एनिमल हीट में आया हुआ है, उसको हम ईस्ट्रस आमतौर पे कह देते हैं। और जब साइकिल की बात होती है, पूरे ईस्ट्रस साइकिल की बात होती है, तो उसके अंदर चारों स्टेजेस आ जाती हैं। इसको हम आगे भी देखेंगे, अगले पॉइंट पे आइएगा। ये देखिए, अब हम बात करें ईस्ट्रस साइकिल की, पूरे एक साइकिल। इसके अंदर चार स्टेजेस होती हैं। नंबर वन प्रो ईस्ट्रस, नंबर टू ईस्ट्रस, नंबर थ्री मेटिस्ट्रस और नंबर फोर डाई ईस्ट्रस। अब इन स्टेजेस के दौरान जिस वक्त ओवुलेशन होती है, एग बाहर आता है, वो स्टेज होती है जब एनिमल को हम ब्रीडिंग की तरफ लेके जाते हैं। तो ओवुलेशन होती कब है? आम तौर पे ईस्ट्रस में हो जाती है, लेकिन काओ और बफलो मेट ईस्ट्रस में ओवुलेट करते हैं। ये पॉइंट याद रखिएगा। आम तौर पे जो एग है ना, आगे मैं आपको साइकिल भी समझाता हूँ कि कैसे कैसे होता है, प्रो ईस्ट्रस में क्या होता है, उसके बाद ईस्ट्रस में क्या होता है, फिर मेट में क्या होता है, फिर डाई में क्या होता है, इन चारों स्टेजेस में क्या क्या चीजें होती हैं। लेकिन यहाँ पे इस पॉइंट का बताने का मकसद ये है कि जो ओवुलेशन एग बाहर आता है ना, ठीक है, वो आम तौर पे आम जानवरों में ईस्ट्रस में आता है, लेकिन कैटल और बफ में मेट ईस्ट्रस में आता है। ये बात है लिटरेचर की। ठीक है, बाकी फील्ड में जो कुछ चलता है वो एक अलहदा कहानी है, वो जिस तरह अपने घंटों का हिसाब लगा के जो कुछ करें। अच्छा, इनमें से वही बात जो पिछली मैंने बताया कि प्रो ईस्ट्रस और ईस्ट्रस पहली दो जो स्टेजेस हैं, उनको अगर हम फेज कहें तो वो फोलिकुलर फेज होती है। फोलिकुलर फेज इसलिए करते हैं, इसमें फोलिकल बन रहे होते हैं। ठीक है, फोलिकल एक स्ट्रक्चर होता है
जो ओवरी के ऊपर निकलता है। सिंपली अभी फोलिकल का ये समझ लें। तो फोलिकल की जो चेंजेस होती हैं, पहले प्राइमरी फोलिकल होते हैं, वो फिर सेकेंडरी में चेंज होते हैं, फिर वो ग्राफियन फोलिकल, वो जो सारी स्टेजेस हैं वो फिर फोलिकुलर स्टेज हम इसको कह देते हैं, क्योंकि ये प्रोइस्ट्रस और ईस्ट्रस में हो रहा होता है। और अगली जो दो स्टेजेस हैं, मेटिस्ट्रस और डाइस्ट्रस, इसको हम ल्यूटियल फेज कह देते हैं। इसमें जो वो हार्मोनल सर्ज है ना, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH, उसकी सर्ज आती है, तो उसकी वजह से जो अगली दो स्टेजेस हैं वो हम ल्यूटियल फेज के अंदर उसको डाल देते हैं। ठीक है, ये होगी सादा सादा सी बात है। अगले पॉइंट पे चलते हैं। अच्छा, कार्पस ल्यूटियम क्या होता है? हम डिफरेंट टर्म्स सुनते रहते हैं, ठीक है, रिप्रोडक्शन के अंदर, और बड़ी मुश्किल से ये चीजें समझ आती हैं कि कार्पस ल्यूटियम क्या होता है भाई जी, फोलिकल क्या होता है, और कार्पस अमरेजी का अलहदा कहानी है, एल्बिकान अलहदा कहानी है, ये वो। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कार्पस ल्यूटियम क्या होता है। देखें, सिंपल जुबान में अगर आप मैं बताऊं कि जो फोलिकल बन रहे होते हैं ना ओवरी के अंदर, उसमें से जब ओवुलेशन हो जाती है तो पीछे जो स्ट्रक्चर बाकी रह जाता है उसको कार्पस ल्यूटियम कहते हैं। फोलिकल बना, उसके अंदर एग होता है, एग बाहर निकल गया, पीछे जो स्ट्रक्चर बच गया उसको कार्पस ल्यूटियम कह देते हैं। ये देखिएगा, कार्पस ल्यूटियम इज ए स्ट्रक्चर दैट फॉर्म्स फ्रॉम द प्रीवियस साइकिल्स ओवुलेशन पॉइंट, के जहां से ओवुलेशन हुई, जिस फोलिकल से ओवुलेशन हुई, वहां जो पॉइंट बच गया उस पॉइंट को हम कहते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। आगे देखिएगा, द कार्पस ल्यूटियम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोजेस्टेरॉन प्रोडक्शन। जो कार्पस ल्यूटियम होता है वो प्रोजेस्टेरॉन की प्रोडक्शन के लिए अहम होता है। कि एग निकल गया और बॉडी को ये पता है कि यार एग चला गया है, बॉडी यही समझती है कि एग निकल गया है तो उसने जाके आगे स्पर्म से मिलना होगा तो बेबी प्रोड्यूस होना है। तो कार्पस ल्यूटियम क्या करता है, प्रोजेस्टेरॉन प्रोड्यूस करने लग जाता है। आपको पता है कि प्रेगनेंसी मेंटेनेंस हार्मोन का क्या नाम है? प्रोजेस्टेरॉन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट MCQ है, ये आता है अक्सर। ये प्रेगनेंसी मेंटेनेंस के लिए कौन सा हार्मोन नेसेसरी होता है? वो होता है प्रोजेस्टेरॉन। तो आमतौर पे जब फोलिकल फट गया, उसमें से ओवुलेशन हो गई, तो पीछे जो पॉइंट बचा वो कार्पस ल्यूटियम बच गया। कार्पस ल्यूटियम अपनी तरफ से जो है प्रोजेस्टेरॉन पैदा करने की कोशिश करता है, और both estrogen and progesterone are produced following FSH and LS stimulation of the ovary। ये दोनों हार्मोन पैदा होते हैं, एस्ट्रोजन भी और प्रोजेस्टेरॉन भी, जब FSH और LH की स्टिमुलेशन हो जाती है। और जो है, अगर तो हो जाए, प्रेगनेंसी हो जाए, तो ये जो कार्पस ल्यूटियम है ये प्रोजेस्टेरॉन पैदा कर रहा है। लेकिन अगर ये ना हो तो फिर यूट्रस एक हार्मोन पैदा करती है जिसको कहते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन। ठीक है, प्रोस्टाग्लैंडिन। वो प्रोस्टाग्लैंडिन फिर इस साइकिल को ब्रेक करता है कि बच्चा नहीं बनना। प्रोजेस्टेरॉन को वो कहता है कि नहीं भाई, कार्पस ल्यूटियम को कहता है कि नहीं, बच्चा नहीं बनना, अभी जो है वो मेटिंग नहीं हुई भी। तो वो फिर इस साइकिल को, जो प्रेगनेंसी की तरफ जाना होता है, उसको रोक देता है और साइकिल दोबारा से स्टार्ट हो जाता है। ये सिंपल सी बात थी समझाने के लिए। वैसे कार्पस ल्यूटियम बाकी डिटेल आगे भी हम देखते हैं कि कार्पस ल्यूटियम वो स्ट्रक्चर है जो फोलिकल से एग निकलने के बाद पीछे बच गया। आगे आइएगा। ये देखिए, कोई पॉइंट है, दोबारा से दूसरे लफ्जों में समझाने की कोशिश की गई है कि कार्पस ल्यूटियम क्या है। ड्यूरिंग मेटिस्ट्रस, द साइट ऑफ वेयर द फोलिकल रप्चर becomes a corpus luteum that secretes progesterone, the calming hormone, to inhibit estrus, and if the cow is pregnant, maintains pregnancy। ठीक है, कि मेटिस्ट्रस के दौरान जब एग निकल गया है बाहर फोलिकल से, तो पीछे जो स्ट्रक्चर बाकी बच गया उसको हम कहते हैं कार्पस ल्यूटियम। वो कार्पस ल्यूटियम क्या करता है, एक हार्मोन पैदा करता है, प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन वो क्यों पैदा करता है? ताकि काऊ की प्रेगनेंसी मेंटेन हो सके, इसलिए इसको कामिंग हार्मोन भी कहते हैं, प्रोजेस्टेरॉन। ये प्रोजेस्टेरॉन ये कहता है ना कि ये ना हो गया दोबारा बार बार हीट नहीं आता रहे जानवर, अब बस करें हीट साइकिल को और प्रेगनेंसी को मेंटेन करवाएं, अगर स्पर्म आ गया तो। चलें आगे आइए। अच्छा, जो ईस्टर साइकिल होता है वो डिफरेंट टाइप का, जो है एनिमल्स में डिफरेंट टाइप का होता है।
ये मेजर 3 टाइप हैं। पहली टाइप को हम कहते हैं पॉलीइस्ट्रस कंटिन्यूअस, ठीक है, जैसा कि काओ और सोज हैं। जैसे ये कैटल है, ये पूरा साल ही ईस्ट्रस में आती रहती है। इसमें जो हीट है वो ये जो ईस्ट्रस साइकिल है 21 डेज का, वो रिपीट होता रहता है, ठीक है, रिपीट होता रहता है, तो इसलिए इसको कहते हैं। ये क्या आपने क्वेश्चन पूछा है? सीएल ग्रेविनोजम, ये भी कोई कहा है सर? ये तो ब्रेन के स्ट्रक्चर है, सीएल ग्रेविनोजम और स्पेविनोजम वगैरह, ये ब्रेन के स्ट्रक्चर है। जो आमतौर पे ओवरी के ऊपर है ना, उनमें आता है कार्पस ल्यूटियम, कार्पस हेमरेजिकम, स्पूरियम, ये सारे ब्रेन के हैं। इसको चेक कर लीजिएगा। एल्बिकन, हाँ एल्बिकन जो है, कार्पस एल्बिकन जो है वो इसका है, ओवरी का स्ट्रक्चर है। हेमरेजिकम भी ओवरी का स्ट्रक्चर है। और एट्रियम, कॉर्पस एट्रियम, वेरियम नहीं, एट्रियम, सीरम, मेरा ख्याल ये ब्रेन और उसको आप मिक्स ना करिएगा। और इनमें से अगर कोई जो हुए, कोई अगर रिप्रोडक्शन से मुतालिक, तो उनको कर लीजिएगा। जो मेरी नॉलेज के मुताबिक है रिप्रोडक्शन के, उसके अंदर कार्पस ल्यूटियम, कार्पस हेमरेजिकम, कार्पस एल्बिकन और कार्पस एट्रियम, ठीक है, ये आते हैं। वीरियम स्पूरियम भी होते होंगे, ठीक हो। अच्छा, हम ईस्टर साइकिल को देख रहे थे कि ईस्टर साइकिल जो है वो अपना जो है 3 तरह का, उसमें एनिमल आ जाते हैं। पॉली ईस्टर्स कंटिन्यूस में कौन से एनिमल आ जाते हैं? कैटल, जो सारा साल हीट के अंदर आती रहती है। एक साइकिल एंड होता है, दूसरा साइकिल उसका स्टार्ट हो जाता है। दूसरे नंबर पे आ जाते हैं सीजनली पॉली ईस्टर्स। ये आमतौर पे जो है सीजन के, इनका डिफरेंट सीजन होता है, उसी सीजन में ये बार बार हीट में आते हैं। जैसा कि मेयर्स हो गया, क्वींस हो गई, और ईव्स हो गई, नैनी गोट्स हो गई, ठीक है। मेयर, क्वींस, क्वींस किसको कहते हैं मतलब? ये जो होती है फीमेल कैट, उसको क्वींस कहते हैं, ठीक है। और ईव किसको कहते हैं? फीमेल शीप को। और नैनी या जो है डो, डीओई, वो किसको कहते हैं? फीमेल गोट को, ठीक है। हाँ जी, नैनी गोट या डो, डीओई। ईव जो है वो फीमेल शीप होती है। क्वींस जो होती हैं वो फीमेल कैट को कहते हैं। ये सारे जो होते हैं ये सीजनल होते हैं। जब इनका सीजन आता है तो ये बार बार हीट में आ सकते हैं। जैसा कि जो गोट का सीजन है, आमतौर पे इनको विंटर ब्रीडर कहते हैं, शॉर्ट डे ब्रीडर कहते हैं। ये सितंबर से फरवरी के दरमियान आमतौर पे हीट में आती हैं। और जो मेयर्स होती हैं, इसी तरह मेयर्स को लॉन्ग डे ब्रीडर कहते हैं हम। ये समर के अंदर आमतौर पे जो है ना, समर जब दिन लंबे होते हैं तब ये आती हैं। इस तरह ये मतलब जब आती हैं जिस सीजन में, तो वो 4-5 महीने का जो सीजन हो उसमें ये बार बार हीट में आती हैं। और मोनोइस्ट्रस एनिमल किनको कहते हैं? वो एनिमल जो साल में 1 या 2 दफा हीट दिखाएं, उसके अलावा वो एनिस्ट्रस में रहें, ईस्ट्रस साइकिल उनके अंदर ना चल रहा हो, उनको मोनोइस्ट्रस कहते हैं। और इसमें ज्यादातर बीचीज आती हैं, ठीक है। अच्छा, ये वो बता रहे हैं टाइप्स डिफरेंट जो हैं इसकी। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कॉर्प जो है बेरियम, ड्यूरिंग ईस्ट्रस स्पूरियम, और जब डी जनरेटिव है तो उसको एल्बिकांस, ठीक हो गया। आगे चलिएगा। ईस्टर स्टेज, अब हम ईस्टर स्टेज की बात कर रहे हैं कि ईस्टर साइकिल की 4 स्टेजेस हैं। उनमें से जो एक स्टेज है उसका नाम ईस्टर स्टेज है, जो दूसरी स्टेज है जिसको हीट भी कहते हैं हम। तो ये पहला पॉइंट देखिएगा, ईस्ट्रस और हीट इज ए पीरियड ड्यूरिंग द रिप्रोडक्टिव साइकिल when female animals become sexually receptive, signaling they are ready for mating. In most cases, this can also be referred to as standing heat, because the female will stand to be mated by the male, ठीक है।
ईस्ट्रस या हीट पीरियड जो दूसरी स्टेज है प्रोईस्ट्रस के बाद आता है। ईस्ट्रस स्टेज क्या होती है? वो पीरियड जिसमें एनिमल रिसेप्टिव होता है कि उसके साथ मेल आके मीटिंग कर ले, और आमतौर पे इसको स्टैंडिंग हीट कहते हैं। स्टैंडिंग हीट जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है हीट डिटेक्शन का। हीट डिटेक्शन वैसे तो काफी तरीकों से होती है, मतलब फिजिकली वेरीफाई आप करते हैं और विजुअली देखते हैं, और आप कुछ इंस्ट्रूमेंट्स के जरिए भी कर सकते हैं, लेकिन जो सबसे मेन पॉइंट होता है उसको कहते हैं स्टैंडिंग हीट। एनिमल खड़ा हो जाता है और वो माउंट करने देता है दूसरे एनिमल को अपने ऊपर, इसको स्टैंडिंग हीट कहते हैं। और जो स्टैंडिंग हीट का एवरेज ड्यूरेशन है वो 15 से 18 घंटे होता है, लेकिन ये वेरी कर सकता है 8 से 30 आवर्स के दरमियान भी। और एक ईस्ट्रस के अंदर काओ अलाउ करती है मेल को 20 टू 55 टाइम्स कि मेल आके मेटिंग कर ले। वो स्टिल खड़ी होती है, उसमें अपनी जो टेल है उसको भी स्विच कर लेती है, टेल को ऊपर नीचे भी करती है। डिफरेंट एनिमल में डिफरेंट साइन होते हैं स्टैंडिंग हीट के, और वो अलाउ करती है मेल को। कैटल का वो बता रहा है कि 20 से 55 टाइम्स जो है एक हीट के अंदर वो अलाउ करती है मेल को कि वो आके मीटिंग कर सकता है। ये ईस्टर स्टेज की बात हो रही है। ठीक है, इसके काफी सारे साइन भी होते हैं, वो आगे हम अभी देखते हैं। अच्छा, अब ईस्टर साइकिल की बात कर रहे हैं। ईस्टर साइकिल क्यों जरूरी है? एक तो ये देखें, ईस्टर साइकिल जो है रिपीट अपॉर्चुनिटीज देता है फीमेल को प्रेग्नेंट होने के लिए। ईस्टर साइकिल नहीं होगा तो फीमेल जो है वो जो एनिमल फीमेल है वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। ठीक है, ईस्टर साइकिल चलेगा, जब जब चलेगा तो उसको अपॉर्चुनिटी होगी प्रेग्नेंट होने की। ये साइकिल अब देखिए चलता कैसे है। अब हम बेसिक से पहले कुछ मोटे मोटे टर्म हमने देख लिए, ठीक है। अब हम बेसिक स्टार्ट करते हैं कि ईस्टर साइकिल में बेसिकली होता क्या है। ये साइकिल रेगुलेट होता है सबसे पहले ब्रेन के जरिए। फीमेल का जो है वो, इसको हम ना एक्सिस भी कह लेते हैं, ये ट्राई एक्सल होता है। इसमें हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी और गोनेडल, गोनेडल एक्सिस, ये तीन एक्सिस में मुश्तमिल होता है। सबसे पहले हाइपोथैलेमस, ठीक है, उसके बाद पिट्यूटरी और उसके बाद ओवरी। ये एक एक्सिस बनता है। सबसे पहले क्या होता है कि हाइपोथैलेमस से काम स्टार्ट होगा, ठीक है। हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन पैदा होता है जिसको कहते हैं GnRH, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। वो जाके एक्ट करता है, यहाँ से जो हार्मोन निकलता है पिट्यूटरी पे, और पिट्यूटरी की एंटीरियर पिट्यूटरी पे। पिट्यूटरी दो टाइप की होती है, एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी पे वो एक्ट करता है। एंटीरियर पिट्यूटरी से हार्मोन निकलते हैं LH और FSH, और वो जाके एक्ट करते हैं ओवरी पे, और यहाँ से जो है फिर वो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन वाला सीन निकलता है। ये अगली स्लाइड में मजीद इसको वाज़ेह करते हैं कि ये होता किस तरह है। ये जो तीन टाइप का एक एक्सिस बन रहा है उसमें क्या कुछ होता है, ये देखिएगा। एंडोक्राइनोलॉजी ऑफ द ईस्ट्रस साइकिल। सबसे ऊपर आ जाता है हाइपोथैलेमस, ये ब्रेन का पार्ट है। ये देखिए, ये एक हार्मोन पैदा करता है जिसका नाम है GnRH। ये हार्मोन जाके एक्ट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी भी ब्रेन में ही होता है, ये होते करीब करीब ही हम पढ़े दोनों ब्रेन में। सबसे पहले हाइपोथैलेमस GnRH पैदा करेगा और वो एंटीरियर पिट्यूटरी पे जाके एक्ट करेंगे। एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन पैदा करेगा FSH और LH, फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, क्योंकि फोलिकल ओवरी पे तो फोलिकल्स बन रहे हैं ना, तो उसको किसी ने स्टिमुलेट भी तो करना है। फोलिकल मौजूद है ओवरी पे। इवन के जब मैंने आपको बताया था कैटल अभी ये बेबी की सूरत में किसी रैम जो डैम है उसके पेट में होती है, तब भी उसमें प्राइमरी फोलिकल बन जाते हैं। बाद में इसकी ग्रोथ हो रही होती है सेकेंडरी, और फिर वो एक पूरा साइकिल बनता है। तो यहाँ से क्या होता है कि जो हार्मोन FSH और LH है वो आके एक्ट करेंगे। FSH फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ओवरी को स्टिमुलेट करेगा, और ओवरी जो है वो दो तरह के हार्मोन पैदा करेगी, एक एस्ट्रोजन और दूसरा प्रोजेस्टेरॉन। पहले फोलिकल जो उसके ऊपर मौजूद है वो एस्ट्रोजन पैदा करना शुरू कर देगा, और उसके बाद मैंने बताया जब फोलिकल में से एग निकल जाता है तो वो कार्पस ल्यूटियम बचता है, और कार्पस ल्यूटियम फिर प्रोजेस्टेरॉन पैदा करता है। किस लिए? ताकि प्रेगनेंसी मेंटेन हो सके।
ठीक है, तो ओवरी से दो हार्मोन पैदा होते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। एस्ट्रोजन पैदा होता है ताकि जो फोलिकल है वो रप्चर वगैरह हो, उसकी सर्ज बने एलएच के साथ, और जो है मेटिंग के नतीजे में अगर स्पर्म आता है तो फिर वो कार्पस ल्यूटियम रह जाएगा। फोलिकल तो रप्चर हो गया है, कार्पस ल्यूटियम रह गया, कार्पस ल्यूटियम ने प्रोजेस्टेरॉन पैदा किया। और अगर ये सब कुछ नहीं होता, प्रोजेस्टेरॉन मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी नहीं होती, बॉडी को पता चलता है जी नहीं जी स्पर्म तो आया नहीं, सिर्फ एग गया, तो फिर एग के लिए यूट्रस जो है PGF2 अल्फा पैदा कर देती है कि भाई जी वापसी का रुख करो, अभी कोई खुशखबरी नहीं है। ठीक है, ये अगली पिक्चर ये आएगी शायद, ये दोबारा से दिखेगा, ये यहाँ पे आप डिटेल की सूरत में लिखा था। पहला पॉइंट, the sequence of hormonal release essentially begins with the synthesis and release of GnRH from the hypothalamus। कि सबसे पहले हाइपोथैलेमस GnRH एक हार्मोन पैदा करेगा। दिस पॉलीपेप्टाइड हार्मोन, ये जो GnRH हार्मोन होगा ये पॉलीपेप्टाइड होगा, इसकी जो नेचर होगी, इज ट्रांसपोर्टेड टू द इंटीरियर पिट्यूटरी थ्रू ए हाईली स्पेशलाइज्ड कैपिलरी नेटवर्क कॉल्ड द हाइपोथैलेमो हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम। ये एक कैपिलरी का नेटवर्क होगा। जारी बात है, हार्मोन तो प्रोड्यूस हो गया, जो हाइपोथैलेमस ने एक हार्मोन प्रोड्यूस कर दिया, अब उसने इंटीरियर पिट्यूटरी के तक कैसे जाना है? ब्लड के जरिए जाना है। उस ब्लड के लिए कैपिलरी का स्पेशलाइज्ड नेटवर्क होता है, उस नेटवर्क को कहते हैं हाइपोथैलेमो हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम। उसमें से होता हुआ जो ये हार्मोन है GnRH, वो कहाँ चला जाएगा? इंटीरियर पिट्यूटरी में। दूसरा पॉइंट देखिएगा कि GnRH करता क्या है? GnRH functions to stimulate the anterior pituitary to produce and release FSH and LH। ये GnRH क्या करता है? ये इससे नीचे ही पड़ा होता है, मतलब जो ये हार्मोन प्रोड्यूस किया ना GnRH हाइपोथैलेमस से, हाइपोथैलेमस से नीचे ब्रेन में एक और जो है वो ग्लैंड पड़ा होता है जिसको हम कहते हैं इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। वो इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड FSH एंड LH रिलीज कर देता है। उसके बाद क्या होता है? वो FSH एंड LH क्या करते हैं? ये देखिएगा, FSH एंड LH आर ट्रांसपोर्टेड थ्रू सिस्टेमिक ब्लड सर्कुलेशन टू द ओवरीज। FSH एंड LH ये ओवरीज तक जाएंगे और वहां ओवरीज पे जाके क्या करेंगे? वेयर दे इनिशिएट ए सीरीज ऑफ मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस दैट लेड टू ओवुलेशन। ये क्या करेंगे जी? वहां पे ओवुलेशन काज करेंगे, और अगर प्रेगनेंसी हो जाएगी तो फर्टिलाइजेशन काज करेंगे। सिंपल सा एक ट्राई एक्सिस का फार्मूला है जो कि 3 ग्लैंड्स पे मुश्तमिल है, जैसे पिछली स्लाइड में हमने देख लिया। ब्रेन में सबसे पहले हाइपोथैलेमस, उसके बाद इंटीरियर पिट्यूटरी और उसके बाद ओवरी, और उन तीनों के हमने हार्मोन भी देख लिए कि कौन कौन सा हार्मोन कहाँ कहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है। अगली स्लाइड पे ये देखिएगा, जो प्राइमरी हार्मोन प्रोड्यूस अब हुए अपना ओवरी से, उनका नाम है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। ये हार्मोन फिर ब्लड के जरिए बॉडी के अंदर मूव करते हैं। एस्ट्रोजन बेसिकली प्रोड्यूस कहां से होता है? फोलिकल से। ठीक है, फोलिकल लोकेटेड होता है ओवरी के ऊपर। आगे देखिए, एज द फोलिकल ग्रोज मोर एस्ट्रोजन इज प्रोड्यूस्ड। अब ये वो सारा फंक्शन बता रहा है कि एग ने बाहर कैसे आना है। अब एस्ट्रोजन प्रोड्यूस होना शुरू हुआ ओवरी, और ओवरी में कहां से? फोलिकल से। जो ओवरी के ऊपर एक दाना सा बना हुआ था, आप लगा लें कि यहाँ पे एक दाना सा बना हुआ था। अब ये फोलिकल जो है वो बड़ा होना शुरू हो गया है, और जैसे जैसे ये बड़ा होता जा रहा है एस्ट्रोजन भी ज्यादा होती जा रही है, बॉडी के अंदर एस्ट्रोजन ज्यादा होती जा रही है। ठीक है, अब क्या होता है? ये पॉजिटिव फीडबैक एक मैकेनिज्म बन जाता है। जैसे जैसे एस्ट्रोजन ज्यादा होती है, ये एंटीरियर पिट्यूटरी का LH भी ज्यादा करती जाती है। हुआ क्या था पहले? आपने देखा सीक्वेंस में हुआ तो ये था कि GnRH हार्मोन पैदा हुआ था, उसने FSH और LH हार्मोन को ट्रिगर किया था। इन दो हार्मोनों ने आके ओवरी को ट्रिगर किया था कि भाई जी इस एस्ट्रोजन बनाओ। ओवरी ने के अंदर फोलिकल ग्रो होता गया तो एस्ट्रोजन पैदा हो गई। अब जिस चीज की वजह से एस्ट्रोजन पैदा हो रही थी, यहाँ पे इसको कहते हैं पॉजिटिव फीडबैक।
पॉजिटिव फीडबैक में ये हुआ कि एस्ट्रोजन ज्यादा होती जा रही है, तो वो अपने साथ साथ जिसने उसको स्टिमुलेट किया था उसको भी ज्यादा करती जा रही है, एलएच को। ठीक है। और जब ये ज्यादा होते हैं तो फिर कैटल जो है वो अपने साइंस दिखाती है हीट के, रेस्टलेसनेस, फोनेशन, आवाजें निकालना, माउंटिंग, दूसरे एनिमल पे चलना, और विलिंगनेस टू बी माउंटेड बाय अदर एनिमल। और वो कहती है कि ठीक है, अदर एनिमल जो मेल है उस पे आके माउंटिंग कर सकता है। ठीक है, यहां तक समझ आया? थोड़ा सा है ये कॉम्प्लेक्स है सिस्टम ही। आगे चलिएगा, आगे क्या होता है। ये वही पिछले वाली बात है, बार बार रिपीट हो रही है तीसरी चौथी दफा, कि हाइपोथैलेमस जो है वो ब्रेन का पार्ट है, उसका फंक्शन है जीएनआरएच पैदा करना। और वो जो है प्रोजेस्टेरॉन जब पैदा होता है तो जीएनआरएच रुक जाता है, क्योंकि तब जरूरत नहीं। ये पॉइंट देखिएगा, ये आखिरी पॉइंट। अगर तो बॉडी में प्रोजेस्टेरॉन पैदा हो गया, जो कि अपना ओवरी में कौन प्रोड्यूस करता है, मैंने आपको बताया कॉर्पस ल्यूटियम, प्रोजेस्टेरॉन। अगर तो प्रेगनेंसी मेंटेन हो रही है तो वो प्रोजेस्टेरॉन ब्रेन को रोक देगा कि भाई अब दोबारा ईस्ट्रस साइकिल स्टार्ट करने की कोई भी जरूरत नहीं है। ठीक है, और ईस्ट्रस साइकिल जहां से स्टार्ट हुआ था जीएनआरएस से, उसको रोक दिया जाएगा कि भाई दोबारा ईस्ट्रस साइकिल अब स्टार्ट नहीं करना, प्रोजेस्टेरॉन रोकेगी इस चीज को, क्योंकि मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी होगी। अब दोबारा तो जरूरत नहीं है ईस्ट्रस की कि दोबारा से बॉडी में दोबारा ईस्ट्रस साइकिल चले, तो वो बेसिकली प्रोजेस्टेरॉन रोक देता है प्रोडक्शन, जो सबसे पहले वाला हार्मोन था जीएनआरएच। आगे वही बात के पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस के बाद पिट्यूटरी वाला आता है जिसने पैदा किए थे। उसके दो लोब होते हैं वैसे, इंटीरियर और पोस्टीरियर। तो ये आपने याद रखना है, इंटीरियर जो लोब है वो प्रोड्यूस करता है बेसिकली एफएसएच और एलएच को। ये वही पिछली वाली बातें हैं, कोई इसमें नई बात नहीं है। आगे आइएगा, यहाँ पे वही पॉइंट दोबारा कि एफएसएच और एलएच की जो प्रोडक्शन है वो प्रोजेस्टेरॉन रोक देता है। प्रोजेस्टेरॉन एफएसएच और एलएच की प्रोडक्शन भी रोक देगा, उधर से जीएनआरएच की भी रोक देगा। इसने क्योंकि रोकनी है, प्रोजेस्टेरॉन ने क्यों रोकनी है, क्योंकि प्रेगनेंसी हार्मोन है। अब और दूसरे हार्मोन की जरूरत ही नहीं रही अगर तो प्रेगनेंसी मेंटेन हो गई है, इसलिए ये बाकी सारे कामों को रोक देता है। ठीक है, अब ये देखिएगा फोलिकल्स क्या होते हैं। ये फोलिकल की डेफिनेशन दी हुई है कि फोलिकल स्ट्रक्चर होते हैं ओवरी के ऊपर, और इसके अंदर जो होता है वो एग होता है। अगर एग जो है वो रिलीज हो जाए, ठीक है, ये एग रिलीज हो गया, तो पीछे जो बच जाता है उस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम। ये वो फोलिकल की डेफिनेशन बस बता रहा था कि फोलिकल वो स्ट्रक्चर होता है जो ओवरी में वैसे मौजूद होता है, और इसके अंदर फोलिकल के अंदर जो है एग होता है, इधर से ईस्ट्रोजन प्रोड्यूस हो रही होती है। इसकी डिफरेंट स्टेजेस होती हैं, और एट ए टाइम एक जो एग है वो जो ओवुलेशन के लिए एक ही काफी होता है, क्योंकि एक एग और एक स्पर्म नहीं मिलना होता ना। ये वो पॉइंट बताया। अच्छा, आगे आइएगा, ये देखिए फिर उसकी रेपिटेशन उसी पॉइंट की। लेकिन ये समझना बहुत जरूरी है ये साइकिल ना, इसलिए इसकी रेपिटेशन बार बार और वो है कि जो जिया हेपोथैलेमस ने जीएनआरएच पैदा किया है, और ये पिट्यूटरी है जिसने एफएसएच और एलएच प्रोड्यूस किया है। और ये जानवर के जिस्म में ओवरी है, ओवरी के ऊपर ये फोलिकल आ गया, और ये कॉर्पस लूटियम आ गया। ठीक है, ये इसका ट्राई एक्स जो हमने शुरू में लफ्ज पढ़ा था कि ट्राई एक्स बनता है, वो एक, दो और ओवरी, ये तीन, इन तीन का बनता है आपस में। इनके पास आप हार्मोन याद कर लेना कि कौन सा हार्मोन कहाँ से प्रोड्यूस होता है, आपकी मुश्किल आसान हो जाएगी। अच्छा, अब हम आ जाते हैं दोबारा से ईस्टर साइकिल की डिफरेंट फेजेस पे। ईस्टर साइकिल की मैंने बताया था आपको, अगर हम फेजेस देखें तो दो फेज है। एक को हम कहते हैं फोलिकुलर फेज, और दूसरे को हम कहते हैं ल्यूटियल फेज। फोलिकुलर फेज में पहले दो स्टेजेस आ जाती हैं, जिसको हम कहते हैं प्रो ईस्ट्रस और साथ इसके
प्रो और नहीं आएगा, एंड आएगा, प्रोइस्ट्रस एंड ईस्ट्रस। ठीक है, इसमें क्या होता है, फोलिकल्स आमतौर पे डोमिनेट करते हैं, फोलिकल मौजूद होते हैं और एस्ट्रोजन मेनली मौजूद होता है फोलिकुलर फेज में। आपको पता है कि ऊपर से जब हार्मोन आए थे तो वो फोलिकल्स ने डेवलप होना शुरू हो गया था, बड़े होना शुरू हुए साइज में, जब बड़े होना शुरू हुए तो फोलिकल से एस्ट्रोजन प्रोड्यूस हुई थी। ये सारा कुछ कब हुआ था, पहली 2 स्टेजेस। दूसरी स्टेज को कहते हैं ल्यूटियल फेज। और ल्यूटियल फेज क्यों कहते हैं, क्योंकि फोलिकल में से एग निकल गया, पीछे जो स्ट्रक्चर बच गया उसको हमने क्या किया, कार्पस ल्यूटियम, इसलिए इसको ल्यूटियल फेज कहते हैं। और इसमें ल्यूटियल फेज में कॉर्पस ल्यूटियम डोमिनेट करता है, और साथ में हार्मोन कौन सा डोमिनेट करता है, प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन को प्रोड्यूस करता है। उसका मकसद ये होता है कि अब जो है इसको मेंटेन करो इस साइकिल। ये फेजेस वाइज आप अगर समझ लें, फोलिकुलर फेज और ल्यूटियल फेज के मुताबिक। अब हम अगर स्टेजेस वाइज देख लें, बातें वही हैं जो पहले पीछे रिपीट हुई हैं, लेकिन एक दफा अब इनको थोड़ा सा हाथ को घुमा के कान को पकड़ना है दोबारा चीजों में। पहली स्टेज को हम कहते हैं प्रोइस्ट्रस। टोटल आमतौर पे जो कैटल है उसमें ये 21 दिन का साइकिल है, टोटल साइकिल जिसमें चारों स्टेजेस मौजूद है। उसमें सबसे पहले प्रोइस्ट्रस आ जाता है। प्रोइस्ट्रस में वो क्या कहता है, क्या होता है कि फोलिकल बड़ा होना शुरू होता है। फोलिकल बड़ा होता है तो उसके नतीजे में एस्ट्रोजन की मिकदार भी बड़ी होती है। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक है उसकी वेसोलैरिटी बड़ा होना शुरू होती है, उसका जो ओवरऑल साइज है, उसकी जो टोन है वो इंक्रीज होना शुरू होती है, और एस्ट्रोजन लेवल जो है वो पीक पे आ जाता है, सबसे ऊपर चला गया पहली स्टेज में प्रोइस्ट्रस में। प्रोइस्ट्रस के बाद क्या आना चाहिए, ईस्ट्रस। अब हम देखते हैं ईस्ट्रस में क्या हुआ। ईस्ट्रस में एनिमल एक तो अलाउ कर देता है मेल को कि मेटिंग कर लो, और एस्ट्रोजन कम होना शुरू हो जाता है। अब एस्ट्रोजन की इतनी जरूरत नहीं रही, एस्ट्रोजन ने जो अपना काम करना था वो कर दिया, इसलिए एस्ट्रोजन की मिकदार कम होना शुरू हो जाती है, एलएच की सर्ज ऊपर चली जाती है। एक मुकाम आता है कि एस्ट्रोजन और एलएच पीक पे होते हैं। एलएच क्या करता है, ओवुलेशन कराता है, नाम से ही पता चल रहा है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइज कराना। तो एलएच सर्ज आती है, वो ओवुलेशन करा देती है। आमतौर पे ओवुलेशन कब होती है, 24 से 48 घंटे के बाद। यूटेराइन मोटिलिटी हाई हो जाती है। जो लोग एआई वगैरह करते हैं उनको पता है कि हीट आने के आमतौर पे 12 घंटे बाद कहा जाता है कि सुबह उसने एनिमल ने हीट के साइन शो किए, तो 12 घंटे बाद बीज आमतौर पे रख दिया जाता है, बीज जिसको हम मतलब स्पर्म को बीज कहते हैं। ठीक है, और वो ईस्ट्रस में होता है, और जब वो अंदर हाथ डालते हैं एनिमल के रेक्टम के थ्रू और पल्पेट करते हैं सारे स्ट्रक्चर को, तो वो यही पल्पेट करते हैं कि एक तो जो इसकी टोन है जो अपना यूट्रस की, और वो इंक्रीज हुई होती है, सख्त हो जाती है। जो इसके हॉर्न है वो भी सख्त हुए होते हैं। और इस मौके पे ये है कि स्पर्म ट्रांसपोर्ट के लिए ये एक अच्छा ट्रांसपोर्ट के लिए, क्योंकि अंदर हार्मोनल रिलीज है, स्मूथ सरफेस हुई हुई है, स्पर्म ट्रांसपोर्ट इजीली हो सकती है। सर्विकल म्यूकस जो है वो इंक्रीज हो जाती है, जो सर्विक्स है उसका मुंह भी खुल जाता है, जिसके थ्रू ताकि स्पर्म आगे जा सकते हैं। तो जब एआई की जाती है, आम दिनों में तो एआई नहीं होती, सर्विक्स का मुंह बंद होता है, जब हीट में होता है तो रॉड आसानी से पास हो जाता है। ठीक है, और ईस्टर्स के अंदर आमतौर पे जो है रखा जाता है जो बीज है, लेकिन कैटल और बफलो में लिटरेचर के मुताबिक मेट ईस्टर्स में ओवुलेशन जो हो रही है, लेकिन इंसेमिनेशन हम उससे पहले मतलब कर देते हैं 12 घंटे बाद।